नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्र जी। कल चुनाव होने वाला है एमएलसी का, हम लोग बात करते हैं एमएलसी चुनाव का क्योंकि कल ही इसका महज कुछ घंटे बाकी रह गए हैं इस चुनाव का, और रिज़ल्ट जो है आप सभी को पता ही है 7 को आने वाला है। चुनाव के सर महज कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। क्या लग रहा है आपको कि अभी किस प्रकार का प्रत्याशी सब जो एमएलसी चुनाव के हैं, किस प्रकार का अभी उन लोगों में उत्साह होगा और कैसी स्थिति देखने को मिल रही होगी? देखिए नेहा, चुनाव के सही में महज कुछ चंद घंटे रह गए हैं। चुनावी सरगर्मी कल तक थी, चुनाव प्रचार हो रहा था, जगह जगह जनसंपर्क हो रहा था, प्रतिनिधियों से मिल रहे थे, जनप्रतिनिधियों से सभी प्रत्याशी। लेकिन कल यह 4 बजे के बाद थम गया, यह प्रचार प्रसार जो भी हो रहा था जी। लेकिन पिछले कई हफ्तों से जो चल रहा था चुनाव प्रचार प्रसार, सम्मान समारोह, विभिन्न तरीके से जो रिझाने के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए जो काम हो रहे थे, उस सारे चीज़ों पर कल विराम लग गया। चुनाव आयोग के द्वारा जो तिथि निर्धारित की गई थी, एक दिन पहले इस पर विराम लग गया। लेकिन कल शाम से लेकर आज दिन भर और आज की रात जो है, इसमें जो खेला होगा, राजनीतिक खेला शुरू हो चुका है। खेला होगा नहीं, खेला शुरू हो गया है। और सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए, गोलबंद करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, प्रथम वरीयता का मत पाने के लिए जितना राजनीतिक हथकंडे हैं वो सारे के सारे अपना रहे हैं। और काफ़ी ये कहिए, जहाँ कहीं भी आप जाइए जिला में, जिस पंचायत में जाइए, किसी न किसी प्रत्याशी के समर्थक कार्यकर्ता वो जनप्रतिनिधि के दरवाजे पर मिलेंगे, उस गांव में घूमते हुए नजर आएंगे। तो ये चल रहा है। जहाँ तक पैसे की बात है, उसका भी भरपूर खेला हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है। कौन क्या दे रहे हैं जो ये समझना मुश्किल है, लेकिन कोई किसी से कम नहीं दिख रहे हैं। 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, 3 दलीय हैं, 2 निर्दलीय हैं। इन्हीं 5 के बीच में लड़ाई है, लेकिन कोई किसी से कम नहीं दिख रहे हैं। सभी प्रखंडों में सभी लोग, दलीय हों या निर्दलीय हों, सारे के सारे लगे हुए हैं। उनके कार्यकर्ता लगे हैं, उनके समर्थक लगे हैं। और मतदाताओं को, चूँकि मतदाता सिर्फ 6395 मतदाता हैं इसमें, जिसमें वार्ड सदस्यों की संख्या सबसे अधिक हो गई है, अधिक है। वार्ड सदस्य जो हैं, आज तक वार्ड सदस्य का इतना महत्व नहीं था चुनाव में, खासकर जो महत्व इस बार देखा जा रहा है। एक वार्ड सदस्य 5 प्रत्याशी से पैसा ले चुके हैं और ले भी रहे हैं, लेकिन वो करेंगे क्या, ये समझना बहुत मुश्किल है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अमुक वार्ड सदस्य जो प्रत्याशी विभिन्न प्रत्याशियों से पैसा लिए हैं, आखिर उनका वोट किनके पक्ष में जाएगा, प्रथम वरीयता का, द्वितीय वरीयता का। ये चीज़ स्पष्ट चुनाव के चंद घंटों के पहले तक पता नहीं है। कन्फ्यूजन में डाल दिया है लोगों को जी। दलीय प्रत्याशी जो है वो समझ रहे हैं कि मेरे ही पक्ष में हैं, और निर्दलीय समझ रहे हैं कि नहीं, सारे के सारे लोग हमारे साथ हैं। क्योंकि पैसा सबों ने लिया है, इससे उलझा हुआ मामला है, कुछ कहना मुश्किल है। ये नहीं स्पष्ट हो रहा है कि किनका पलड़ा भारी है और किनका पलड़ा कमज़ोर है जी। इस प्रकार का समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं, अगर आप ज़मीन स्तर पे देखिए तो देखा जाता है कि अगर जो प्रत्याशी हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, कहीं भी किसी का पलड़ा जो है वो कम भारी नहीं लग रहा है। तो ये जो बनता बिगड़ता हुआ समीकरण है, इसमें आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, किसका सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी अभी तक देखने को मिल रहा है? देखिए, पलड़ा भारी की बात अगर करते हैं, प्रचार प्रसार की बात करें और नेताओं के आगमन को लेकर बात करें, तो पलड़ा इस हिसाब से सबसे पलड़ा भारी एनडीए प्रत्याशी का है। चूँकि आधे दर्जन से अधिक मंत्री इस जिला में पधार चुके हैं, आ चुके हैं,
मतदाताओं को रिझाने के लिए, समझाने के लिए। और 2005 से जो नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार त्रिस्तरीय पंचायत के विकास के लिए, जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए जो किए हैं उसको याद दिला रहे हैं, और आगे भी अच्छा कुछ होगा इसकी भी चर्चा कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी मतदाताओं को दे रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई प्रखंड नहीं है जहां एक मंत्री, एक विधायक वहां नहीं पहुंचे हों। साथ साथ उनके समर्थक, जिला के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे छा गए हैं चारों तरफ। कमोबेश यही स्थिति राजद प्रत्याशी, जो दलीय प्रत्याशी हैं, उनके साथ भी है। उनके पक्ष में भी तेजस्वी यादव, कद्दावर नेता राजद के देवेंद्र प्रसाद यादव, जो हाल ही में राजद में आए हैं, वो लगातार हर प्रखंडों में भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और रिझाने में, मतदाताओं को समझाने में लगे हुए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक विश्लेषक इस बात की चर्चा जरूर करते हैं कि लड़ाई दो दलीय प्रत्याशियों के बीच ही रहेगी, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। लेकिन धरातल पर आप जब जाएंगे, क्षेत्र में जब आप जाएंगे, लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो कुछ अलग नज़ारा दिखता है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वह भी किसी दलीय प्रत्याशी से कमज़ोर नहीं दिख रहे हैं। किसी भी मामले में, चाहे वो पैसा देने की बात हो, चाहे वो जनसंपर्क की बात हो, प्रचार प्रसार की बात हो, वो पूरा मजबूती के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इसलिए ये उलझा हुआ है मामला। लगता नहीं है कि ये जो वार्ड, खासकर मुखिया आपको दिखेंगे जो किन के पक्ष में हैं जी। थोड़ा बहुत स्पष्ट हो गया है। जिला परिषद के बारे में आप कह सकती हैं कि जो किधर हैं, लेकिन वार्ड सदस्य जो हैं, पंचायत समिति सदस्य जो हैं, इनको समझना मेरे समझ से बहुत मुश्किल है, और चुनाव के वक्त तक स्पष्ट होगा कि नहीं होगा ये भी बताना आसान नहीं है जी। अगर बात हम मधुबनी की नहीं बल्कि पूरा बिहार की करें तो जिस तरीके से चुनाव हो रहा है और हर जगह से जिस प्रकार का न्यूज़ आ रहा है कि ये कोई आप कहीं भी न्यूज़ उठा के देख लीजिए किसी भी ज़िले का, तो यही सुनने को मिलता है कि ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं पैसों का खेल करवाता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है चुनाव वही जीत जाते हैं। तो पैसों का खेल जो हो रहा है, और मधुबनी में भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पैसों का ही गेम हो रहा है हर जगह। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक भी उसी प्रकार का स्थिति देखने को मिल रहा है? देखिए, मधुबनी भी अछूता नहीं है। 24 जगह चुनाव हो रहा है, 24 सीट है एमएलसी का निकाय कोटे से। सभी जगह यही चल रहा है, और हर जगह कहीं आमने सामने की लड़ाई है, कहीं चतुष्कोणीय है, कहीं त्रिकोणीय है, कहीं बहुकोणीय है। सब जगह लड़ाई है और सब जगह पैसों का खेल है। यहाँ जो पैसे का खेल है, जो पैसा दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, अधिकतम पैसा 5 से 6,000, 7,000, 8,000 तक। हम वार्ड सदस्य की बात करते हैं, मुखिया को कुछ ज़्यादा दिया जा रहा है, पंचायत समिति को कुछ ज़्यादा दिया, जिला परिषद को उससे भी ज़्यादा दिया रहा है, प्रमुख उप प्रमुख को और ज़्यादा दिया जा रहा है। लेकिन वार्ड सदस्य को जो दिया जा रहा है, जो जानकारी मुझे प्राप्त है, उसमें 10 के अंदर है। एक प्रत्याशी 5, 6, 7, 4, 3 इसी रेशियो में दे रहे हैं। लेकिन दे रहे हैं, एक बार दिए हैं, दोबारा दे रहे हैं, फिर तीसरी बार भी देंगे। कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं देंगे। तो पैसों का खेल पूरे बिहार में हो रहा है, सभी 24 सीटों पर चल रहा है। मधुबनी भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी खुला पैसों का खेल हो रहा है, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हों, चाहे दलीय प्रत्याशी हों। वो दलीय प्रत्याशी के लिए मुश्किल पैदा कर दिए हैं निर्दलीय प्रत्याशी पैसों के मामले में, और ये इस खेला खुला हो रहा है। पूरा सबों का बटुआ ढीला हो चुका है, और सब बटुआ का जो रस्सी होता है उसको खोल चुके हैं, और लगातार पैसों का बंटवारा हो रहा है, पैसा बांटा जा रहा है। खुलेआम ये खेला हो रहा है, न कि कहीं छुपा के। जहाँ भी जाइए, जिस प्रत्याशी के पास मतलब जो वोटर हैं उनसे संपर्क करिए, तो वो बताएंगे कि हम 4 आदमी से पैसा लिए हैं, हम 3 आदमी से पैसा लिए हैं। लेकिन ये कौन बताएगा, वो आदमी क्या करेगा, किसको वोट देगा, ये समझना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। ये अगर प्रशासन की बात करें तो कल ही वोटिंग है इसका, और प्रशासन की क्या लग रहा है, किस प्रकार का तैयारी प्रशासन का होगा इस चुनाव में? देखिए, जिला पदाधिकारी जो हैं
अमित कुमार जी, वो निर्वाचित पदाधिकारी भी हैं इस चुनाव के, काफ़ी वास्ट पावर है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार उन्होंने लगातार अपने अधिकारियों के साथ बैठक किए हैं। वो यहाँ 21 प्रखंड है, तो 21 जगह मतदान केंद्र बनाया गया है प्रखंड मुख्यालय में। और रहीका प्रखंड चूँकि मुख्यालय का प्रखंड है वो, तो उसका जिला मुख्यालय में ही बूथ बनाया गया है। सभी प्रखंडों में पदाधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस पदाधिकारी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, कोई इस तरह का काम न हो जो नियम के विरुद्ध हो। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कहीं पूरी तैयारी कर ली गई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की भारी व्यवस्था की गई है। चाक चौबंद व्यवस्था है। चुनाव के लिए बैगनी कलर का स्केच पेन दिया गया है, जिस पर प्रत्याशी जो है अपने अपने पसंद के प्रत्याशी को मतदाता वहां सीधा लकीर देकर एक बार उस घेरा में जो उनके नाम के सामने आगे घेरा है उसमें सो ये वोटिंग करेंगे। अगर अनपढ़ हैं, अगर वो वोट देने में अक्षम है, समझदारी नहीं है उनको, तो उनको एक सहायक के रूप में दिया जाएगा। बोलेंगे कि किसको आप अपना मतदान करना चाहते हैं, उस हिसाब से सब व्यवस्था कर लिया गया है। और जब चुनाव खत्म होगा 4 बजे के बाद, तो सारा जो जितना बक्सा है, बैलेट पेपर जिस बक्सा में होता है, वह बक्सा सभी जगह से कलेक्ट होकर मधुबनी रामकृष्ण महाविद्यालय RK कॉलेज में बनाया गया है काउंटिंग सेंटर। वहाँ पर स्ट्रांग रूम रहेगा, बनाया गया है। उस स्ट्रांग रूम में सभी प्रखंडों का मतदान होगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन, जो DM साहब निर्वाचित पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने सारी व्यवस्था कर लेने की बात कही है। पुलिसिया व्यवस्था भी है। कोई अप्रिय घटना या किसी भी तरह की अनियमितता चुनाव के दौरान नहीं बरती जाएगी। जी, वोटिंग की बात अब कर रहे थे सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था। अगर आप कैंपेनिंग की बात करें, जो जितने भी प्रत्याशी है, हर जगह अगर सम्मान समारोह या आशीर्वाद समारोह कहीं भी हो रहा था, प्रत्याशी सब जो हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, वो अपने वोटर को ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि प्रथम वरीयता का वोट दीजिएगा और दूसरे वरीयता का वोट किसी को नहीं दीजिएगा। ये अक्सर सुनने में आता है, लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है, प्रथम वरीयता से नहीं जीतते हैं प्रत्याशी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार का स्थिति हो सकता है, या इस बार भी जो पहले से चल रहा है कि प्रथम वरीयता से नहीं जीतते हैं, दूसरे वरीयता का ही इसमें कहीं ना कहीं गेम होता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जो ये प्रथम वरीयता का मतलब, यहाँ 6395 कुल मतदाता है। विधायक भी मतदाता होते हैं, MP भी मतदाता होते हैं। कुल मिला के 6395 मतदाता हैं। और ये 6395 मतदाता ही मतों का प्रयोग करेंगे। तो ये मतलब, ये जो आप बता रही हैं कि मतलब, ये आपका सवाल था जो सब कहते हैं कि प्रथम वरीयता का प्रथम, हाँ, तो प्रथम वरीयता का वोट का महत्व है। क्यों महत्व है? काउंटिंग जो होगा पहले, तो प्रथम वरीयता के वोट से ही काउंटिंग शुरू होगा। और उसमें जो जितना वोट है उससे आधा से एक अधिक जिनको प्रथम वरीयता में ही जो प्राप्त कर लेंगे, जो प्रत्याशी, जितने प्रत्याशी हैं मैदान में, तो वो जीत हासिल कर लेंगे, उनकी जीत हो जाएगी। लेकिन सही कहा आपने कि मधुबनी का इतिहास रहा है, 4 बार चुनाव हो चुका है। तो 2003, 2009, 2015 और ये चौथी बार चुनाव हो रहा है। तो इससे पहले जो 3 बार चुनाव हुआ है उसमें प्रथम वरीयता में कोई नहीं जीते हैं, द्वितीय वरीयता में ही जाके माने जीत हार का फैसला हुआ है। इस बार भी दावे कर रहे हैं लोग, दलीय और निर्दलीय दोनों दावे कर रहे हैं कि प्रथम वरीयता में ही हमारी जीत पक्की है। लेकिन जो हालात हैं, जो सिचुएशन बना हुआ है, उसमें मुझे नहीं लगता कि इस बार भी प्रथम वरीयता में फैसला हो जाए तो बहुत अच्छी बात। लेकिन मेरे समझ से जो प्रथम वरीयता में इस बार भी पहले का जो रहा है रुख वही दोहराएगा। प्रथम वरीयता से लोग, कोई भी प्रत्याशी उसको पार नहीं कर पाएंगे।
द्वितीय वरीयता का प्रयोग होगा ही मतगणना में जी। और उसमें जाके कुछ हो सकता है फैसला। स्थिति कांटों की लड़ाई है, कोई किसी से कम नहीं है और लगातार जो एनडीए के मतलब पक्ष में जो प्रभारी हैं, जिला के जल संसाधन मंत्री संजय झा जी, नीतीश मिश्रा जी, हरभूषण ठाकुर बचौल, अशोक यादव जी, रामप्रीत मंडल जी, इस तरह के सारे लोग जितने हैं वो सारे लोग ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। उन्होंने कमान संभाल ली है, लेकिन बावजूद इसके ये नहीं कहा जा सकता है कि माने इतना मत प्राप्त कर लेंगे एनडीए प्रत्याशी कि प्रथम वरीयता से ही वो जीत हासिल कर लेंगे। ये मतलब प्रत्याशी दावा कर सकते हैं, नेता दावा कर सकते हैं, लेकिन एक जो स्थिति रही है पूर्व का भी आकलन आप करिए तो मुझे नहीं लगता है कि फिर भी ऐसा होगा। चाहे वो दलीय प्रत्याशी के पक्ष में, निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में, ये कहना आसान नहीं है कि प्रथम वरीयता से ही कोई प्रत्याशी जीत हासिल कर लेंगे। मेरे समझ से अभी तक ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें इतना जानकारी देने के लिए। तो मेन यही है कि जिस प्रकार का वोटिंग रहा है पिछले इतिहास में जो 3 चुनाव हुआ है कि प्रथम वरीयता में कभी भी प्रत्याशी नहीं जीते हैं, लेकिन इस बार जहां भी आप चले जाइए कैंपेनिंग में देखिए तो लोगों का ये दावा है कि प्रथम वरीयता से उनकी जीत हासिल होगी। अगर जीत होती है प्रथम वरीयता से तो एक इतिहास बन जाएगा, और नहीं तो लोगों का तो ये कहना है ही कि दूसरे वरीयता से दूसरा जो वोट होता है दूसरे वरीयता का, उसी से पूरा ये चुनाव जो है वो पूरा गेम होता है। देखते हैं हम लोग क्या होता है इस चुनाव में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।